नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप दीव घूमने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि दीव की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको दीव के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे दीव की उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि दीव टूर के दौरान आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ दीव घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आप दीव के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और दीव घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं दीव टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे INS खुकरी जहाज़ के अंदर और इसे अंदर से देखेंगे, जो कि काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और जहाज़ को देखने के बाद हम चलेंगे दीव फोर्ट को देखने, जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद हम चलेंगे सेंट पॉल चर्च के लिए, जो कि दीव के सबसे पुराने चर्चेज़ में से एक है। सेंट पॉल चर्च के बाद हम चलेंगे जालंधर बीच के लिए, जहां से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जालंधर बीच के बाद हम चलेंगे गंगेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जहां पर स्वयं समुद्र देव भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर के बाद हम चलेंगे नागोवा बीच, जो कि दीव का सबसे फेमस बीच है, और यहाँ होती हैं कई तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। लेकिन बस इतना ही नहीं, दीव में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। दीव में अब जिस स्थान को हम देखने जा रहे हैं ये है INS खुकरी म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम की खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे पीछे जो जहाज़ देख पा रहे हैं, ये नौसेना का जहाज़, यही वो म्यूज़ियम है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखाना चाहूँगा। वैसे तो हम अंदर चलने वाले हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम एक तरह से पूरा जहाज़ है। आप एक्चुअल में जहाज़ में अंदर जाकर इस जहाज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ के एंट्री चार्जेस मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 15 साल की है तो सिर्फ 50 रुपीज़ का चार्ज लगता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप ये टिकट परचेज़ करेंगे तो इस टिकट के दौरान जब आप पेमेंट करते हैं तो सिर्फ कार्ड पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, कैश भी नहीं ले रहे हैं, UPI भी नहीं ले रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ें ले लें, लेकिन अभी जो यहाँ पर पेमेंट का मोड है वो है कार्ड, यानी कि आप अपना ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड उससे ही पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा तो पेमेंट हो चुका है, अंदर चलते हैं और इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है INS खुकरी म्यूज़ियम के अंदर। वैसे INS खुकरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर INS खुकरी मेमोरियल भी है, जो कि उस जहाज़ की याद में बनाया गया है, जो कि वॉर के दौरान पानी के अंदर डूब गया था हमले के दौरान। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये पहले बताना चाहूँगा कि जो INS खुकरी जहाज़ पर हम आए हैं, एक तरह से म्यूज़ियम ही है, लेकिन इस जहाज़ का जो कोड है वो है P49, यानी कि इसका जो नंबर है वो P49 है। लेकिन जो INS खुकरी डूब गया था उसका जो नंबर था वो है F149, वो F है, ये P है और ये 49 वाला कोड है। तो अब मैं आपको इस जहाज़ को दिखाना चाहूँगा। ये जहाज़ के एक अलग से छोर से हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र है पूरा का पूरा, और समुद्र के इस छोर से अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पूरे म्यूज़ियम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो एक, इसको बोलेंगे तो तोप है ये, मतलब जो हमारी नेवी होती है, नेवी का ये एक तोप है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर चढ़ना वगैरह मना है, लेकिन ये तोप है जो कि नेवी द्वारा उपयोग में ली जाती है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, और चेन है जहाज़ को रोकने के लिए या फिर किसी काम के लिए। और भी आगे बढ़ते चलते हैं।
और आपको सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अब इस पॉइंट से हम जहाज़ के अंदर एंटर करने वाले हैं और ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कि इस पूरे जहाज़ को अंदर से देखने वाले हैं। यहाँ पर इस रूम में हम देखेंगे तो एक स्लीपर साइड है, एक बेड ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे एक तरह से डोरमेट्री की तरह, और यहाँ पर टेबल और चेयर भी है अगर कुछ काम करना हो तो। ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और इंजन ऑफिसर इनके रूम है ये। यहाँ पर कुछ मशीनरीज हैं जो कि काम आया करती हैं इस जहाज़ को चलाने में। और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो चीफ लॉन्चर कैबिन है, यानी कि चीफ लॉन्चर, जैसे कि अगर कुछ भी तोप वगैरह यहाँ से लॉन्च करना है तो उसके लिए चीफ लॉन्चर का जो कैबिन है वो नीचे की साइड है। हालांकि अभी इसे बंद कर रखा है, हम नीचे नहीं जा सकते। अब जिस एरिया के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं ये मुझे किचन एरिया देखने में समझ आता है, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी बर्तन वगैरह हैं, वे सभी खाना बनाने में उपयोग लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह का किचन एरिया यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का जो बर्तन है वो रखा है कुछ सामान हिलाने वगैरह के लिए। तो ये किचन एरिया है शिप का, और ये किचन एरिया छोटा से नहीं है, यहाँ पर भी शायद इस किचन एरिया का कुछ हिस्सा है, मे बी शायद यहाँ से फूड डिलीवर किया जाता हो आउटसाइड। तो ये किचन एरिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अंडरग्राउंड नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ लिखा हुआ है इंजन रूम, मतलब यहाँ से नीचे की ओर जाया जाता है जहाँ पर इंजन रूम है इस शिप का। अब जिस रूम को देख रहे हैं ये है शिप का मेडिकल इमरजेंसी रूम, जिसमें कि आप देख सकते हैं अंदर एक व्यक्ति को ऐसे पुतले की तरह लेटाया हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं शिप के बैक साइड एरिया में, और यहाँ से आप देख सकते हैं वापस से हम खुले में आ चुके हैं। कुल मिला के एक साइड से एंटर किया था, अब वापस से इसी में एंटर करते ऊपर से जाएंगे शायद, मे बी यहाँ से स्टेयर्स है, इससे ऊपर चढ़ के जाना होता है। जैसे कि हम जानते हैं दीव एक आइलैंड है, यानी कि एक ऐसा स्थान जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पर आने के लिए कम से कम ब्रिज की या फिर बोट की सुविधा होनी चाहिए। तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे वो एक ब्रिज है जो कि दीव को गुजरात से जोड़ता है। आप वहाँ पर देख सकते हैं वो एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है जो कि समुद्र के पानी के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है पानी का वो थोड़ा सकड़ा है, तो वहाँ पर ब्रिज बनाना थोड़ा सा संभव हो पाया। इस वजह से वहाँ पर ब्रिज बनाया है जो कि अदर एरिया से इसे कनेक्ट करता है। अब चलते हैं ऊपर की ओर और इस जहाज़ को ऊपर की ओर से देखते हैं। अब हम आ चुके हैं शिप के टॉप मोस्ट सिरे पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल के बीच में लिखा हुआ है एच। ये सिंबल होता है हेलीपैड का, और यहाँ पर मतलब हेलीकॉप्टर के उतरने की सुविधा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे चलते हुए इस जहाज़ को, यहाँ पर मशीन गन्स लगी हुई हैं। अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो फायर करने के लिए मशीन गन्स लगाई गई हैं। दूसरी साइड भी मशीन गन है, और यहाँ पर एक रेडार सिस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई है। यहाँ पर रेडार या फिर देखने वाले सिस्टम, यहाँ पे ये माइक्स वगैरह लगे हुए हैं अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करना हो। और ये है रॉकेट लॉन्चर, यहाँ पे चीफ लॉन्चर के नाम से लिखा है, तो इससे काफ़ी सारी मिसाइल्स वगैरह एक साथ फायर की जा सकती है। अब हम पहुंच चुके हैं शिप के कंट्रोल कमांड रूम में, जहां से शिप को ऑपरेट किया जाता है, यानी कि शिप को कहां पर ले जाना है वो यहां से किया जाता है। जैसे कि आप ये व्हील देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैप्टन है वो बैठ करके इस शिप का नियंत्रण करते हैं, यानी कि कहाँ ले जाना है किस तरह से। और ये यहाँ से देखा जाता है बाहर की ओर, ये पेरिस्कोप, इसे पेरिस्कोप कहा जाता है, यहाँ से पूरा बाहर की ओर नज़र आता है। अभी जिस पेरिस्कोप को हम देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं सर से। सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, नाइट में काम करता है वगैरह? नाइट में भी वर्क करेगा और डे में भी वर्क करेगा। इसकी रेंज 10 किलोमीटर रहती है। 10 किलोमीटर तक का देख लेता है? 10 किलोमीटर तक 360 डिग्री आप चारों तरफ इससे देख सकते हैं। 360 क्या मतलब ये टॉप पे लगा होता है? टॉप पे लगा आपके ब्रिज के ऊपर एरिया, ब्रिज के ऊपर वाले में। और मतलब रात को भी दिखेगा पूरा? रात में भी दिखेगा आपको क्लियर। और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। और इसमें नीचे मॉनिटर लगा रखा है, ऑफिस जो है कैप्टन के रूम में, उधर भी मॉनिटरिंग होता है। ओके। तो यहाँ पे मतलब कैप्टन बैठते हैं या कौन बैठते हैं? इधर क्वार्टर मास्टर बैठते हैं, उस वाले चेयर पे कैप्टन बैठते हैं। और ये पीछे जो स्टैचू बना है जी, एनओ ऑफिसर, नेविगेशन ऑफिसर रहते हैं, जो मैपिंग के थ्रू आपको डायरेक्शन बताएंगे किस डायरेक्शन में हमें चलना है। ओके। और इसमें टोटल 12 क्रू मेंबर रहते हैं। 12 पूरे जहाज में?
पूरे जहाज में आपके 230-250 लोग रहेंगे। 230 से 250 जी। INS कुकरी जो था वो सेम यही था? हाँ जी, वो भी कॉर्बेट थी, ये भी कॉर्बेट है। बस इसके वो थी मेड इन रशियन थी और ये 80% मेड इन इंडियन है। मजगांव डॉकयार्ड मुंबई में ये बना है। ओके। और ये जहाज जैसे अभी यहाँ खड़ा है तो ये मतलब वर्किंग स्टेट में नहीं है? अभी नहीं है, इसको 2 साल पहले ये म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि मतलब मे भी शायद नेवी के उस हिसाब का नहीं हुआ। फर्स्ट से कुकरी जो थी F149 जो कुकरी थी आपके ड्यू रेंज में 64 किलोमीटर समथिंग वो पश्चिम साइड में वो डूब गई थी। 64 किलोमीटर लगभग। 71 वाली वार में इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुई थी उसमें ही कुकरी वो डूब गई थी। PNS हंगोर ने हिट किया था। हुआ क्या था वहाँ पे? पहले थी जो पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान जो इस टाइम बांग्लादेश बना है तो अलग कंट्री की वो मांग कर रहे थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो आर्म फोर्सेस की सप्लाई इधर करने के लिए, क्योंकि वो बगावत पे उतरे हुए थे और नेवल बेस को मिला था कि आप ये जो ड्यू का रेंज है जो आपका रूट है जल मार्ग जो है इसको बैरिकेड करना था। उसमें 5 हमारी शिपें थी, उसमें विक्रांत भी थे और ये खुखरी थी, कृपाण थी, खंजर थी और 2 शिपें और थी 3। इनको मिला था इसको बैरिकेड करने के लिए। तो रोकना था। हाँ, तो जो हमारी खुखरी थी उसकी सोनार की रेंज 2.5 किलोमीटर थी। 2.5 किलोमीटर। और फर्स्ट जो उनकी सोनार की रेंज थी जो सबमरीन PNS हंगोर जो थी उसकी 25 किलोमीटर रेंज थी। वो बहुत ज़्यादा थी। वो काफ़ी दूर से ही डिटेक्ट कर लिया कि वो हम किस पोजीशन पे हैं और उन्होंने 3 टॉर्पीडो हिट किया जिसमें से 2 लगी। टॉर्पीडो मतलब मिसाइल्स लगी। स्टारबोर्ड साइड राइट साइड में सबसे नीचे ऑयल टैंक रहता उसमें हिट हो गया। ऑयल टैंक में। और काफ़ी वो 2 मिनट कुछ सेकंड में ये शिप जो फर्स्ट जो थी 2 मिनट में पूरा डूब गया। हाँ, डूब गया। उसमें 194 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। 194 जी। और 68 लोग सरवाइव कर गए। 68 जो सरवाइव कर गए आपके ब्रिज एरिया में थे, क्वार्टर डेक पे थे और फोक्सल पे जो फ्रंट में थे वो लोग लाइफ अपना जंप करके लाइफ सेविंग कर लिए। और महेंद्र नाथ मुल्ला जी अगर चाहते तो वो भी बच सकते थे, लेकिन हाँ वो भी सेक्रीफाइस किए कि जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं बच के क्या करूँगा। तो उन्होंने जल समाधि खुद ही ले लिया। जी। और ये शिप 85 में इसकी नींव रखी गई और 1989 में 23 अगस्त 89 को इसको इंडियन नेवी को ये हैंड ओवर किया गया। जी। 32 साल सर्विस करने के बाद 23 दिसंबर 21 में इसको डीकमीशन किया गया। और जब डीकमीशन हो गया तो उसी की याद में इसको म्यूजियल वेसल पे कन्वर्ट करके। ये खराब हो गया था? नहीं, इसकी एज पूरी हो गई है। एज पूरी हो गई। हाँ, कि भाई कहीं धोखा दे जाए कहीं काम करते वक्त, तो इसलिए इसको जी इसकी एक हाँ। और वो फर्स्ट जो खुखरी थी उसी की याद में इसको म्यूजियम कन्वर्ट किया। मतलब ये प्रॉपर वर्किंग नहीं माना जाता है इसको, नहीं, तब जाके रिटायर करते हैं ना इसको, क्योंकि जो आयरन रहती है इसकी 6 साल की वजह से वो लेंथ घिस के पतली हो जाती है। और ये अपने युद्धाभ्यास में समथिंग 12.25 लाख किलोमीटर चली है। ये वॉरशिप है ना? जी, कॉर्बेट ये शिप है। ये 12.25 लाख किलोमीटर चली है। और आप पृथ्वी के 30 चक्कर लगा सकते हैं और चंद्रमा के 30 चक्कर 3 चक्कर लगा सकते हैं। हाँ, इतनी दूर जितनी इसने दूरी चल चुकी है। ओके। और ये ब्रिज पे आप फोक्सल पे देखेंगे 2 इस साइड मिसाइल कंटेनर, 2 इस साइड है। ये मेड इन रशियन है। इसकी मिसाइल कंटेनर मतलब इससे मिसाइल चलती है? हाँ, मिसाइल 4 मिसाइल्स हैं। इसकी रेंज 80 किलोमीटर। ये खुलता होगा आगे से डक्ट? हाँ, आगे से भी खुलता, पीछे से भी लोडिंग करने के लिए खुलता है। मिसाइल्स है। मतलब ये आगे से ढक्कन खुलता होगा इसका। मिसाइल से कम लॉन्चर है ये भी। कितनी एक में कितनी है? एक में एक रहती है। ये 4 है, टोटल 4 है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। मतलब एक मिसाइल है इतनी बड़ी? जी। अच्छा, कितनी? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर जाने में इसको 1 मिनट 17 सेकंड ये टारगेट अचीव कर सकती है। बहुत तेज है, बहुत तेज। और वो फ्रंट में आप देखेंगे AK-176 आर्टिलरी, वो वाला जो तोप जैसा है। तोप है। उसकी रेंज 10 किलोमीटर है और 1 मिनट में 120 राउंड गोलियां उसमें से निकलेंगे, गोले निकलेंगे। 120 राउंड? 120 राउंड। एक गोले का वेट है 30 kg। दम मतलब बहुत एकदम। और पीछे जो हेलो डेक पे देखे हैं जी, AK-630 उसकी रेंज 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। 1 मिनट में 4 से 5,000 राउंड उसमें से गोलियां निकलेंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये जान के। यहाँ से मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है और हम बाहर देखेंगे तो शिप को पूरी तरह यहाँ से बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब ये है शिप से नीचे जाने का रास्ता। इसमें कुछ इस तरह की स्टेयर्स होती हैं जिससे हमें नीचे की ओर उतरना होता है और अब हम एग्जिट करेंगे इस शिप से। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू आगम। हम अभी यहाँ पे INS कुकरी पे है
एंड हमने इनका व्लॉग देखा था जो गिर का था, सो उनका व्लॉग देख के हम गिर में गए थे कल, एंड इट वाज नाइस इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ विच हमारा जो भी ट्रिप था वो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक्स आगम। थैंक यू सर। तो दीव में अब हम देखने जा रहे हैं दीव फोर्ट को, जिसे पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। ये किला काफ़ी पुराना है और इसे हम पूरे गाइड की मदद से देखने वाले हैं। मैं मनोज कुमार दीव से, गाइड मनोज श्याम जी राठौर फुल नेम। ये फोर्ट है जो पोर्टुगीज लोगों का फोर्ट है, पोर्टुगीज लोगों ने बनाया गया। अच्छा, पोर्टुगीज कुछ ही जगह पे यहाँ पर थे, जैसे दीव, दमन, गोवा, सिलवासा और दादर नगर हवेली, इतनी ही जगह पे यहाँ पर पोर्टुगीज लोगों थे। पोर्टुगीज लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये किला बनाया। अच्छा, इस पत्थर का नाम है लाइमस्टोन। ये हमारा दीव है। दीव इंडिया में आया 1961 के अंदर, 47 में नहीं, 14 साल बाद। 14 साल के बाद में जब ये इंडिया के अंदर आया तो हमारे किले के अंदर कुछ जगह खाली पड़ी हुई थी। सामने देख रहे ना ये जालियाँ, ये सब जेल था। 1961 के इंडिया से अभी तक ये जेल था। जब इंडिया के अंदर कोरोना काल की बीमारी आई तो अभी इस जेल को खाली कर दिया जाएगा। यहाँ के जितने भी कैदी थे सबको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे हमारे दीव के अंदर जब पोर्टुगीज लोग आए थे तो उन्होंने ये स्मारक बनाया था जिसका नाम है पानी कोठा। आज भी इसके अंदर से लाइट है, टेलीफोन और पीने का पानी है। ये चारों तरफ जो पानी देख रहे हैं ऐसे ये समुंदर का खारा पानी, इसके अंदर मीठे पानी कुएँ बने हुए हैं। जो बरसात वगैरह जो गिरती थी उसी को कैचअप करने के बाद में पीने पर लेते थे। इसके अंदर अंडरग्राउंड टनल भी अंदर जाने के लिए सुरंग बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो पानी कोठा बना हुआ है इसको लोग सब जन जेल बोलते हैं। अब जेल क्यों बोलते हैं कि हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी फिल्म क़यामत, जिसके डायरेक्टर थे हैरी बावेजा, अजय देवगन, चंगी पांडे, सुनील शेट्टी, अरबाज खान, संजय कपूर, ये सब हीरो यहाँ थे। जब उस फिल्म में हम लोगों ने इसको जेल बताया था। जब से टूरिस्ट यहाँ आते तो बस उसको वो जेल ही जेल कहते हैं, पर जेल वेल नहीं है, इसका नाम है पानी कोठा। और अब हम चल रहे हैं किले के एक ऐसे भाग में जहां पर कुछ ऐसी सुरंगें हैं जो कि किले को किसी अन्य स्थान से जोड़ती हैं। अब सबसे पहली सुरंग जो हम देखने जा रहे हैं ये वो सुरंग है जो कि दीव फोर्ट को पानी कोठा से जोड़ती है। पानी कोठा, जैसे कि हमने देखा, समुद्र के बीच में बना एक महल है और ये सुरंग उस पानी कोठा को दीव फोर्ट से जोड़ती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सुरंग इतनी गहराई से बनाई गई है कि पानी के नीचे होते हुए ये दीव फोर्ट को पानी कोठा से जोड़ती है, यानी कि ये सुरंग पानी के नीचे भी बनी हुई है। और अब जिस सुरंग को हम देख रहे हैं ये किले के अलग अलग भागों तक जाती है, यानी कि एक ऐसी सीक्रेट टनल है जो कि पुराने टाइम पर किले के अलग अलग भागों को जोड़ती थी। ये किले में ढाल बना रखेंगे, तो ये जो ढाल बनाए थे उस समय में ये सब ढाल घोड़ा चढ़ाने के लिए बनाए गए थे, जिसके अंदर घोड़े गोला बारूद लेके और तोपों के साथ ऊपर तक पहुँचते थे। ऐसे पूरे किले में हमारे यहाँ 40 तोप रखी हुई है, जिसके अंदर कुछ तोपें अष्ट धातु की है जो 1624 में यहाँ बनाई गई थी। इसमें जो अष्ट धातु के तोपे हैं वो कभी धूप में गर्म नहीं होते हैं। कितना भी गोला और चलाओगे गर्म होंगे नहीं, फटेंगे नहीं। लोहे के इस प्रकार से गर्म होकर फट जाते हैं। यहाँ तो ये लकड़ी को हाथ पकड़ो, लकड़ी को हाँ, इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा। ये तोपे है, ऐसे ये अलग प्रकार की तोपे हैगी। इसका नाम है एंटी गिराफ गन, जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को फायर करने के लिए रखे गए थे। ये सारी तोपे जो है लोहे की तोपे हैगी। इसका जो आवाज़ था बहुत डेंजर आवाज़ था, जिसके आवाज़ से सैनिकों के कान के पर्दे वगैरह फट जाते थे। तब सैनिक क्या करते थे कि इस तोप को चलाने की स्थिति रख के यहाँ 3 खड्डे बने हैं जिसको बोलते बंकर, इसके अंदर बैठ जाते थे ताकि इनके धमाके का आवाज़ इनके कान तक नहीं पहुँचे। बंकर में कैसे जाते होंगे? ये लाइन से खड्डे बने हैं, दोनों तरफ चौरस खड्डे बना रखेंगे, तो उसको एक पे हाथ एक पे पैर रख के उससे नीचे जा सकता है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर,
पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज है इसका। और सवेरे 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये गाड़ियाँ चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अच्छा, हमारे दीव में जब पोर्टुगीज लोग आए थे तो उस समय में यहाँ पर उनको खाने के लिए कोई फ्रूट नहीं था। जो आपने 20 प्रकार के झाड़ देखे ना, ये नारियल जैसे जी। ये नारियल के नहीं है, ये जो झाड़ है लिस्बन से मंगाया गया था पोर्टुगीज लोगों ने, और दीव के 40 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ये झाड़ आजोजू लगाने में आए थे। अच्छा, इसके अंदर जो फ्रूट होता है उसका नाम है होका। होका, हाँ जी। पूरे भारत घूमेंगे तो झाड़ आपको दीव में ही दिखेगा। अच्छा, होका जो फ्रूट है कुछ महीने ही होता है, ओनली दिसंबर से लेके मार्च तक, फिर ये फ्रूट यहाँ पर नहीं होते। पूरा भारत घूमेंगे तो झाड़ आपको दीव के 40 किलोमीटर के क्षेत्र के ही अंदर देखने को मिलेगा। ओनली इंडिया के होका बोलते हैं। होका होका। हाँ, जैसे हमारे दीव में कोई राजा नहीं थे, कोई रानी नहीं थी, यहाँ थे गवर्नर। अच्छा, इनका नाम है नुंदुत कुन्हा, पोर्टुगीज गवर्नर है, पोर्टुगीज नेम है। तो उस समय में ये न्याय चर्च था, पोर्टुगीज टाइम का कोर्ट। गांव में जितने भी लोग रहते थे उस समय में इनके केस कबाड़े सब इसी के अंदर चलने में आते थे। इसके अंदर उन लोगों ने एक पत्थर के ऊपर एक लेख भी लिखा है जो 1900 में लिखा गया था। 1900 के बाद में उन लोगों ने कोई पत्थर के ऊपर कोई लेख नहीं लिखे, ऐसे ये पोर्टुगीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पोर्टुगीज टाइम में न्यायाधीश को बिठाया जाता था यहाँ पर, जो यहाँ पर न्याय किया करते थे। दीव फोर्ट में अब हम पहुंच चुके हैं दीव के लाइट हाउस में, जो कि फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। पहले ऐसा कहा जाता था कि इस लाइट के ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन अब ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स अब ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। और जो लाइट हाउस वाला एरिया है वो दीव फोर्ट का एक तरह से टॉप मोस्ट सिरा है, जहाँ से हम दीव का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये है दीव पूरा का पूरा। आपको यहाँ पे जितने भी घर नज़र आ रहे हैं ये पूरा दीव है, और ये पूरा आइलैंड आपको यहाँ से फील होगा। जैसे कि आप मेरे साथ इस साइड में देखेंगे तो आपको समुद्र नज़र आएगा, दूसरी साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको समुद्र नज़र आएगा, और यहाँ इधर भी देखेंगे तो भी आपको समुद्र नज़र आएगा। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन एक्चुअली फील दैट यू आर ऑन अ आइलैंड। किले के चारों ओर कुछ इस तरह की कैनाल्स बनाई गई हैं जिन्हें मोट कहा जाता है। इनका काम किले को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। जब भी किले में किसी तरह का सामान लेके आना होता था तो इन मोट में यानी कि इन कैनाल्स में छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं उनके थ्रू सामान किले के अंदर लाया जाता था। दीव फोर्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दीव फोर्ट को घूमने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं तो गाइड का चार्ज लगता है 500 to 700 डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड, कि किस तरह का क्राउड यहाँ पर मौजूद है। अब हम पहुँच चुके हैं सेंट पॉल चर्च को देखने, जो कि दीव फोर्ट के काफ़ी करीब है। जब दीव फोर्ट से आप थोड़ा बहुत ही चलेंगे, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको सेंट पॉल चर्च नज़र आएगा। सेंट पॉल चर्च की खास बात यह है कि ये दीव का काफ़ी पुराना चर्च है, और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1601 में, और 1610 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये एक पुर्तगाली चर्च है, यानी कि जो पोर्टुगीज़ लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने इसे बनवाया था। इस चर्च के अगर आर्किटेक्चर को हम बाहर से देखें तो ये चर्च गोवा के एक चर्च से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। दीव में अब हम पहुंच चुके हैं जालंधर बीच पर। एक्चुअल में ये स्थान ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब अगर इस बीच की लंबाई की बात करें तो ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, लेकिन यहाँ से समुद्र का नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और बीचेस पे जैसे कि हम अक्सर देखते हैं रेत होती है, तो यहाँ पर रेत तो है ही सही, लेकिन इस तरह का कोरल लैंड भी है साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का कोरल लैंड है, और साइड में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये रेत भी है। और रेत के साथ साथ जो ये स्पेशल टाइप के जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
और कुछ टूरिस्ट भी हैं हमसे थोड़ा दूर हैं। ये जो स्थान है ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं रहता, मतलब जैसे नागोवा बीच अगर आप जाएंगे तो बहुत लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये जो बीच है इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। अगर आप हनीमून कपल्स हैं या फिर एक ऐसा प्लेस की तलाश में हैं जहाँ पर आपको सुकून शांति मिल सके या फिर आप थोड़ा सा अपना प्राइवेट टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सके, तो वो जगह ये आपके लिए हो सकती है। बट यहाँ पे नहाना आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो लहरें हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लहरें बहुत ज़्यादा वेवी वाली यहाँ पर होती हैं, तो आप यहाँ पर नहाने की कोशिश ज़रूर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पानी की लहरें बहुत ज़्यादा है। और पीछे का नज़ारा भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक हेरिटेज वॉक करके एक जगह बनाई गई है, जहाँ पर भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। वहाँ ऊपर की साइड से समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ है कि इस जगह की शांति अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी अच्छी है, तो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। दीव में अब हम पहुंच चुके हैं INS कुकरी मेमोरियल के सामने। ये वो जहाज़ का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है जो कि 1971 के युद्ध के दौरान पानी के अंदर डूब गया था, जब पाकिस्तानी सबमरीन हुंगरू नाम की एक सबमरीन थी, उसने जब इस पे 3 मिसाइल्स दागी थी, तो इसके ऑयल टैंक पर जाकर मिसाइल्स लग गई थी और ये कुछ ही क्षणों के अंदर, लगभग 2 मिनट के अंदर ये पूरी तरह पानी में डूब गया था और कई सारे हमारे भारतीय नौसैनिक उसमें शहीद हो गए थे। INS कुकरी मेमोरियल का वैसे तो कोई चार्ज नहीं है, इसे आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 200 से 300 मीटर का रास्ता आपको पैदल चढ़कर ऊपर तक आना होता है। और उसके लिए अगर आप चाहें तो गोल्फ कार्ट की सहायता ले सकते हैं। गोल्फ कार्ट से मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर चलते हैं और उसका मूल्य है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें कि ऊपर आना और नीचे जाना इंक्लूडेड होता है। INS कुकरी मेमोरियल को जब आप यहाँ पर देखने आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 मंदिर भी नज़र आएंगे। एक मंदिर तो यहाँ पर है और एक मंदिर दूसरी साइड आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से समुद्र का भी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और साथ में ही बीच भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 शिवलिंग हैं और इन 5 शिवलिंगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी अज्ञातवास के दौरान। और एक और चीज़ है इन शिवलिंग के बारे में कि यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है, और जब समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, यानी कि हाई टाइड वाला दिन होता है, तो ये पूरे शिवलिंग तक समुद्र का पानी आ जाता है, जिससे कि समुद्र भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करता है। तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। मंदिर के पास कुछ इस तरह से बड़े बड़े ब्लॉक्स भी आपको नज़र आएंगे, जहाँ से समुद्र का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और समुद्र की जो लहरें हैं वो यहाँ पर टकराती हैं, तो एक अलग ही वाटर फ्लो नज़र आता है। तो यहाँ बैठकर आप कुछ देर टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और समुद्र की इन खूबसूरत लहरों को निहार सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं दीव की एक बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पर, जिसका नाम है नागोवा बीच। वैसे तो दीव में कई सारे बीचेस हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर बीच है वो है नागोवा बीच, जिसका नज़ारा अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, इसके चार्जेस मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा नागोवा बीच का नज़ारा। आप इस दूसरी साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। एक्चुअल में आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा होगा बिकॉज सन इस डायरेक्शन में, इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज इतने ज़्यादा लोग होते हैं इस बीच पर, जो कि आपको किसी और बीच पर नज़र नहीं आएंगे दीव की अगर बात करें। और यहाँ पर देखेंगे तो वेव्स जो हैं
वो काफ़ी तेज़ आती हैं, लेकिन फिर भी आप इस बीच पर नहा सकते हैं। ये थोड़ा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस। तो ये टाइम स्पेंड करने के लिए, हनीमून कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है जो कि आपको दीव में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कार्ड है जिसमें कि चार्जेस लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर जेट स्की करते हैं तो 500 रुपीज़ का चार्ज लगता है। जेट स्की में कुछ इस तरह की फास्ट बोट होती है जिसमें कि आपको राइड कराई जाती है। अगर आप स्पीड बोट का मज़ा लेते हैं तो 300 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। अगर पैरासेलिंग करते हैं जिसमें कि बोट के थ्रू एक पैराशूट में बांधकर आपको खींचा जाता है, यानी कि कुल मिला के आप पानी में उड़ते हैं पैराशूट की मदद से, बोट और पैराशूट की मदद से, तो उसमें उसका चार्ज है 1500 रुपये पर पर्सन का। और वाटर स्की आप कर सकते हैं जिसमें कि बोट से एक राफ्ट के थ्रू आपको खींचा जाता है, इसका 500 रुपीज़ चार्ज होता है। अगर आप बनाना राइड करते हैं तो 400 रुपीज़, और डिस्को राइड अगर आप करते हैं तो 500 रुपीज़, और ATV बाइक करते हैं तो 300, और ड्रैगन बोट राइड करते हैं तो 500 रुपीज़, और डॉल्फिन टूर करते हैं। डॉल्फिन टूर मतलब आपको शिप में ले जाया जाता है थोड़ा समुद्र के बीच में जहाँ पर डॉल्फिन के दिखने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसका 3000 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और अगर आप करते हैं बम्पर राइड तो 500 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर चार्ज लगता है। ये सभी एक्टिविटीज़ लगभग 10-15 मिनट के आसपास होती हैं, एक्सेप्ट द डॉल्फिन टूर क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग इतने के 10-15 मिनट के आसपास होती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा दीव के नागोवा बीच पर ले सकते हैं। दीव में एक और स्थान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है नाइडा केव्स। हालांकि नाइडा केव्स अभी जब हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं उस दौरान बंद है, अंडर मेंटेनेंस है, अंडर रिपेयर है, लेकिन नाइडा केव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि आपको दीव में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब पोर्तुगीज़ का यहाँ पर राज चल रहा था तो उस दौरान पोर्तुगीज़ ने जो भी महल बनाने के लिए, जो फोर्ट बनाने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल किया था, वो इन गुफाओं से काट करके उस पत्थर को लिया गया था। कुल मिला के ये एक बड़ा पत्थर था जिसको काट करके इससे जो सैंड स्टोन है उसको निकाला गया और उससे फोर्ट का निर्माण किया गया। तो आप कभी दीव आएँ और आपको मौका मिले कि आपको नाइडा केव्स ओपन है तो आप नाइडा केव्स को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप दीव घूमने का विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि दीव आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। दीव आप बाय एयर, बाय बस या बाय ट्रेन तीनों साधनों से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है वेरावल का, जो कि यहाँ से लगभग 85 से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वहाँ तक आप रेलवे से आ सकते हैं और फिर वहाँ से आप यहाँ तक के लिए बस ले सकते हैं या फिर कैब ले सकते हैं, या फिर दीव आप बाय बस आ सकते हैं, कहीं से भी आप आना चाहें। और दीव में अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो दीव में एयरपोर्ट है, तो आप एयरवे से यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर बात करें कि यहाँ पर होटल फैसिलिटी आपको कहाँ मिल जाएंगी बजट फ्रेंडली तरीके से, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दीव थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। वैसे ऑफ सीज़न में रेट्स यहाँ पर भी काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी दिसंबर का पीक सीज़न चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो दिसंबर के पीक सीज़न में जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो बस स्टैंड के आसपास के एरियाज़ में आप रुक सकते हैं। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी की कि दीव में आपको कहाँ पर अच्छा फूड मिल जाएगा, तो बस स्टैंड के आसपास ही आप देख सकते हैं या फिर दीव फोर्ट के आसपास देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी फूड फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन दीव एक ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, एक आइलैंड है जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी। हालांकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप चाहें तो पास में वेरावल है, वहाँ पर रुक सकते हैं और वहाँ से आप गाड़ी करके यहाँ तक घूमने आ सकते हैं, जैसे कि हमने किया है। हमने वेरावल से गाड़ी बुक करी, लगभग 7,000 रुपये में हम लोग 13 लोग थे, तो हमने एक गाड़ी बुक करी जिसका नाम था तूफ़ान, बड़ी वाली गाड़ी होती है, उसमें हम 13 लोग आराम से फिट हो गए। और अब वेरावल से हम वेरावल में रुके
यहाँ पर से घूमने आए और वही गाड़ी वाला आपको घुमा देता है, और शाम को जब आपका टूर कंप्लीट हो जाता है दीव का, तो आप वापस से वेरावल में जाके स्टे कर सकते हैं या फिर वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो ये एक और अच्छा तरीका है, क्योंकि वेरावल में जो होटल की प्राइसिंग है वो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू दीव। और अगर बात करें कि दीव घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो दीव घूमने में आपके लिए 1 दिन सफिशेंट होगा। अगर आप चाहें तो 2 दिन रुक के आराम से यहाँ पे बीचेस वगैरह में मज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ 1 दिन में ये सारी प्लेसेस कवर करने लायक है। आप 1 दिन में दीव पूरी तरह घूम सकते हैं। और आसपास की जगह की अगर बात करें तो सोमनाथ आप जा सकते हैं, वेरावल से सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है। और अगर आप चाहें तो गिर नेशनल पार्क में सफारी के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लायन साइटिंग होती है। आप जंगल में जाते हैं और लायन को देख सकते हैं उनके प्राकृतिक परिवेश में। और चाहें तो यहाँ से द्वारका भी जा सकते हैं, जिसका डिस्टेंस लगभग 300 से 350 किलोमीटर है, जहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं द्वारिकाधीश मंदिर के, जो कि 4 धाम में से एक धाम है। इसी के साथ एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप दीव घूमने आते हैं और एक पीक सीज़न टाइम पे आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम आए हैं दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में आए हैं, तो इस टाइम पे जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो कभी भी अगर आप बजट फ्रेंडली टूर चाहते हैं और रश कम चाहते हैं, तो कभी भी इस टाइम को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये पीक सीज़न टाइम है। इसी तरह से जो जून का समय होता है या फिर जो हॉलीडे पीरियड्स होते हैं, उस टाइम को अवॉइड करें, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा क्राउडी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें और एक ऐसा सीज़न चूज़ करें जो कि आपके लिए किफ़ायती भी रहे और घूमने में भी आपको मज़ा आए। दीव में आप कोई से भी मौसम में आए, चाहे आप यहाँ भरी सर्दी में भी क्यों ना आए, कि जैसे मान लीजिए आपके एरिया में बहुत सर्दी पड़ती है, लेकिन दीव में आप कभी अभी आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्दी का अनुभव नहीं होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर दिसंबर लास्ट में हैं, आफ्टर क्रिसमस। मोस्टली एरियाज़ में ठंड पड़ती है इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर ठंड नहीं है, उल्टा गर्मी है, पसीना आता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि इतना सा ज़रूर हो सकता है कि सुबह और शाम के वक्त आपको हल्का फुल्का सर्दी का महसूस होगा, थोड़ा बहुत लाइट जैकेट आप ला सकते हैं, लेकिन सर्दी के माहौल में भी यहाँ पर आपको ठंड वैसी वाली महसूस नहीं होगी। बहुत तेज़ सन रहता है और गर्मी के टाइम जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहाली होती है, एक तरह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नागोवा बीच के पास कुछ बाथरूम फैसिलिटीज़ भी बनी हुई हैं, जहां पर आप साफ़ पानी से स्नान कर सकते हैं और अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। इसका चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो ये है दीव और दीव घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस दीव में काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।